अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अली है और आज ये मार्केट स्ट्रक्चर की दूसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये जो प्राइस नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है, अपने हाइज़ या लोज़ बना रही है, इसको मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रेंड किस तरह के होते हैं। ट्रेंड दो तरह के होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड होता है, एक बेरिश ट्रेंड होता है। जब मार्केट ऊपर जा रही होती है इस तरह से तो वो बुलिश ट्रेंड होता है, और जब मार्केट नीचे आ रही होती है, अपने लोस ब्रेक कर रही होती है, तो वो बेरिश ट्रेंड होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इम्पल्सिव वेव क्या होती है। ये जो बाय ट्रेंड में जो बुलिश एक वेव होती है उसको हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं। सेल ट्रेंड में जो वेव नीचे की तरफ होती है लेकिन वो लंबी और इम्पल्सिव होती है उसको हम इम्पल्सिव वेव कहते हैं, बेरिश की। सही है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। जब ट्रेंड बुलिश होता है तो बीच में जो सेलिंग आ रही होती है छोटी मोटी, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसी तरह जब सेलिंग ट्रेंड होता है बीच में थोड़ी छोटी मोटी जो बाइंग आ रही होती है, ठीक है, उसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। इसके बाद एक टर्म हमने पढ़ी थी करेक्शन। करेक्शन ये होती है कि जब मार्केट जो है वो एक बहुत बड़ी रिट्रेसमेंट देती है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह से मार्केट जा रही है और अचानक मार्केट ये इस तरह से नीचे डाउन आई है, इसने ये वाला लेवल पिक किया है और फिर यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुई है। तो ये जो काफ़ी बड़ी जो एक रिट्रेसमेंट थी, डीप रिट्रेसमेंट थी, इसको हम करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी नहीं होती, ये इस तरह जो छोटी रिट्रेसमेंट होती है इनसे काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, 3-4 हज़ार पिप्स की भी होती है गोल्ड में, तो इसको हम डीप रिट्रेसमेंट या करेक्शन कहते हैं। तो आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम हाइज़ और लोज़ को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि हाइज़ और लोज़ कौन से होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। और जो स्ट्रक्चर मार्किंग में सबसे ज़्यादा गलती होती है वो हाइज़ और लोज़ को गलत मार्क करने की वजह से होती है। जब आपने हाइज़ या लोज़ को ही गलत मार्क किया हुआ है तो फिर आपने स्ट्रक्चर को ही गलत मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था कि हाइज़ और लोज़ क्या होते हैं। ठीक है, ये लो पॉइंट है, ठीक है, ये हाई पॉइंट है, यानी कि प्राइस यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ तक गई है, फिर वो वापस नीचे आई है, फिर वो ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर वो ऊपर गई है। अब ये तो मैंने एग्जांपल दी थी ना। कभी आपने देखा है कि मार्केट सेम इसी तरह काम कर रही हो? नहीं, मार्केट तो इस तरह काम कर रही होती है। तो इस सिनेरियो में हाइज़ और लोज़ को करेक्टली तरीके से मार्क करना लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट इतनी सिंपल नहीं है जितनी यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट तो इस तरह मूव कर रही होती है। अब ये मार्केट बुलिश है, फॉर एग्जांपल ये बुलिश मार्केट है, ठीक है, ये मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन बीच में ये सीन भी तो होता है ना, ये इस तरह फिर इस तरह, क्योंकि मार्केट एकदम तो ऊपर नहीं जाती ये, बल्कि इसको थोड़ा सा मज़ीद कम्प्लेक्स कर देते हैं। हाँ, इस तरह। तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है, मेन स्ट्रक्चर होता है, वो ये होता है। अभी ये भी थोड़ा आसान तरीके से बनाया हुआ है, लेकिन असल जो होता है वो इससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको लाइन चार्ट में दिखा देता हूँ। देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह होता है, ये ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो इस सिनेरियो में जो हमने हाइज़ और लोज़ मार्क करने होते हैं वो किस तरह करने होते हैं। अच्छा, मैंने आपको कल इम्पल्स वेव का और रिट्रेसमेंट का बताया था। मैंने इस वीडियो के शुरू में भी थोड़ा उसका ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, अब ज़रा इसमें से हम देखते हैं कि हमारे जो कंफर्म हाइज़ और लोज़ होते हैं वो कौन से होते हैं। प्राइस यहाँ से उठी है, ये इसका लो पॉइंट है, ठीक है, ये इसका लो पॉइंट है, इसको हम लिख देते हैं। ठीक है, ये इसका लो पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ने एक हाई लगाया है, ये इसका हाई पॉइंट है। उसके बाद मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट मार्केट ने की है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। अब इसमें जो हमारा हायर लो है वो कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है, या ये वाला है? अब लोग क्या करते हैं, इसी को ये देखते हैं कि मार्केट नीचे आ रही है, इसी को अपना लो मार्क कर लेते हैं। फिर देखते हैं कि मार्केट ऊपर गई है, अच्छा ये मज़ीद नीचे आ गई है, चलें अब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर इसको लो मार्क कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर कहते हैं चलो ये दोनों तो अब लो ख़त्म हो गए हैं, अब हम ये वाला लो मार्क कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। सही है, हमने ये देखना होता है, आपने हाइज़ और लोज तब देखने होते हैं जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये हाई लगा है, ठीक है, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे इस जो इम्पल्स वेव है इसने मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा गौर से पढ़ना है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो ब्रेक होता है, जिसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपने जब भी कोई ऑर्डर ब्लॉक देखना हो, आपने हाई लो देखना हो, आपने कोई एफ देखना हो, आपने वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद देखना होता है। ठीक है, अब इस वेव में भी ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे,
ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन यही है ना कि आप की एक कोई कैंडल है, दूसरी कैंडल उसको इनगल्फ कर ले या गैप छोड़ जाए तो वो एफ होता है, या उसको इनगल्फ कर ले तो वो ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, लेकिन अब जब यहाँ पे आप एंट्री लेंगे तो वो आपकी एंट्री स्टॉप लॉस हिट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने ये जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किए हैं ये आपने गलत मार्क किए हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक में भी ना टाइप्स होती हैं, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी होता है, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी होता है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक तब होता है जब मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि आपने जब हाइज और लोज़ को मार्क करना है तब आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लाजमी देखना है। उससे पहले आपने हाइज और लोज़ को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है। आपने ऑर्डर ब्लॉक एफ को मार्क करने की कोशिश नहीं करनी। जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो, चाहे वो आधे घंटे बाद हो, चाहे वो घंटे बाद हो, चाहे वो एक दिन बाद हो, जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो आपने अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद प्राइस मज़ीद नीचे आती है और यहाँ पे एक इम्पल्स वेव लगती है और ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है, ठीक है। अब ये हमारा जो नया हाई है ये वाला हो गया, ठीक है। और क्योंकि प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, बुलिश है प्राइस, तो ये जो हमारा हाई है इसके साथ हम हायर हाई लगा देंगे, ठीक है। और अब इसमें से अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से जो हमारा हायर लो है वो कौन सा है, यानी कि लो पॉइंट कौन सा है। अब ये भी लो है एक तरह का, तो ये भी लो लगा हुआ है, उसके बाद प्राइस ऊपर गई है, ये भी लो लगा हुआ है। लेकिन जब एक इम्पल्सिव वेव आती है जो कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है, आपने उस इम्पल्सिव वेव का जो पिछला एरिया होता है, यानी कि ये वाला सारा एरिया होता है, इसमें आपने ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट होता है वही आपका कन्फर्म लो होता है। अब इस सब में जो लोएस्ट पॉइंट है ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला है, ना ये वाला, ये वाला लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपका नया लो है, ठीक है, ये आपका नया लो है। और क्योंकि ये बुलिश मार्केट में आप देख रही हैं, ठीक है, तो ये हमारा नया हायर लो है, ठीक है। चलें, अगर आपको ये हायर लो और हायर हाई वाली चीज़ें कंफ्यूज करती हैं तो हम इसको हाई लो पे ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना ये हायर लो, लोअर लो, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज कर रही होती हैं ना, तो हम इसको जस्ट कन्फर्म लो या कन्फर्म हाई के तौर पे इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अब हमारा जो कन्फर्म लो है वो ये वाला है, ठीक है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारा कन्फर्म लो ये वाला है, क्योंकि इसने एक इम्पल्स वेव लगा के अपना पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, ठीक है। और हमारा जो नया हाई आई है वो ये वाला है, ठीक है। ये भी नहीं है, अब ये भी तो एक छोटा सा हाई लगा हुआ है ना, हमारा ये भी हाई नहीं है, ये भी हाई लगा हुआ है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो हमारा पिछला कन्फर्म हाई था उसको जो इम्पल्स वेव ब्रेक करके एक नया प्राइस जितना भी हाई लगाती है, इधर लगाती है, ये इधर लगाती है, वो आपका नया कन्फर्म हाई होता है, ठीक है। अब उसके बाद मज़ीद मार्केट नीचे आ जाती है तो आप कहेंगे ये जी नया लो लग गया, नहीं, ठीक है। आपने वेट करना है कि कोई भी वेव ऊपर जाती है वो इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। अगर ये वाली जो वेव ऊपर जा रही है इस स्ट्रक्चर को इस तरह ब्रेक कर देती फिर हमारा ये कन्फर्म लो होता, लेकिन क्योंकि इसने इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, ये जो हमारा कन्फर्म हाई है वो अपनी जगह सस्टेन है, तो हमने ये बीच वाला जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, ये बीच वाला इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है कि आपको बैरूनी बाहर से बिगर पिक्चर में आपको अगर समझ आ गई है तो छोटा मोटा अगर अंदर से जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो आपके लिए मुश्किल नहीं रहता उसको पढ़ना, ठीक है। आपको बस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बिगर पिक्चर में जो हाइज़ हैं, लोज़ हैं, या इम्पल्स वेव है, रिट्रेसमेंट है, वो कौन सी है, सही है। तो मज़ीद मार्केट नीचे आ जाती है, एक नया डिप आ जाता है, ठीक है, तो ये आप कहेंगे इसका लो है, लेकिन नहीं, ये भी लो नहीं है, ये भी लो नहीं है, ठीक है। मार्केट मज़ीद नीचे आती है तो अब जो है ये एक इम्पल्स वेव लगी है, ठीक है, इसने अपना हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है। अब ये इसका देखा जाए तो ये इसका डीपेस्ट पॉइंट यही है, लेकिन ये हमारा अभी कन्फर्म लो नहीं है। ये लो तो है, लो तो ये भी है, लो ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये हमारे कन्फर्म लो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा जो हायर हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ। हमने कन्फर्म लो तभी देखना है जब हमारा पिछला हायर हाई ब्रेक होगा, सही है। अब जी मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर जाती है, मार्केट यहाँ पे इस जगह पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है, सही है। हमारी ये वाली इम्पल्स वेव स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देती है। अब आप कहेंगे कि यार ये वाली इम्पल्स वेव इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है तो इसका जो लो है यही हमारा कन्फर्म लो है, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इस पूरे एरिया में जब ये जो हमारा पिछला हाई ब्रेक हुआ है, इस पूरे एरिया में जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट होगा, सबसे डीपेस्ट पॉइंट होगा, वो हमारा कन्फर्म लो होगा, जो कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला पॉइंट है। तो ये हमारा कन्फर्म लो है, ठीक है, कन्फर्म हायर लो है,
ठीक है। आपने अगर फिबोनाची लगानी है तो आपने कन्फर्म लो से कन्फर्म हाई तक लगानी होती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपने सुना होगा, उसको हम आगे पढ़ेंगे। आपने जो ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने होते हैं वो आपने इस वेव में करने हैं, ठीक है। आपने जो एफ मार्क करने हैं वो आपने कन्फर्म लो से हाई वाली वेव में मार्क करने हैं। अब अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची लगा देंगे तो आपके जो है वो सही से स्ट्रक्चर मार्क नहीं होगा। आपने कन्फर्म लो से कन्फर्म हाई तक हमेशा स्ट्रक्चर मार्क करना होता है, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट नीचे आती है, फिर मज़ीद ऊपर जाती है, ठीक है। अब ये हमारा जो नया हाई है ये बना है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आई है, फिर उसके बाद नया हाई ये बना है, क्योंकि इसने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। और अब हमारा जो डीपेस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, तो हमारा कन्फर्म लो ये वाला हो गया, ठीक है। तो हमारा कन्फर्म लो ये है। इसी तरह आप इसको जो है वो बेरी स्ट्रक्चर में भी अप्लाई करेंगे। आपका जो बेरी स्ट्रक्चर होगा वो भी इसी तरह ही काम कर रहा होता है। अच्छा, अब मैं इसकी ना आपको लाइव मार्केट में ज़रा एग्जांपल दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब मार्केट की प्राइस ऊपर थी, ठीक है। ये मार्केट की प्राइस ऊपर थी, ये एक नया लो लगा है, उसके बाद मार्केट ऊपर गई है, फिर एक और लो लगा है, ठीक है। लेकिन ये वो लो है जिसने पिछला स्ट्रक्चर हमारा ब्रेक नहीं किया, ठीक है। मार्केट ऊपर गई है, फिर थोड़ा सा नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। अब जी यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है इस जगह पे यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हमारी ये जो पूरी वेव है हम इसको एक ही वेव इम्पल्स वेव काउंट करेंगे। ये बीच में इंटरनल स्ट्रक्चर है, एक मिनट मैं फ़ोन साइलेंट पर लगा लूँ। अच्छा, ये जो बीच में हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है हमने इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना कि हमारा यह जो लो है वो ये वाला है या ये वाला है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे भी नीचे आई है, रिट्रेसमेंट हुई है ना। यहाँ पे पिछली जो लास्ट बाय की कैंडल है उसका लो ब्रेक हुआ है, तो ये रिट्रेसमेंट स्टार्ट हो गई है। इसको भी हम जो है डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने इस चीज़ को लेके कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हमारा जो लो है अब इस पूरी वेव में हमारा जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो कौन सा है, वो ये वाला है, ठीक है। तो ये हमारा कन्फर्म लो है, ये हमारा कन्फर्म लो है, ठीक है। और ये हमारा नया हाई है, हायर हाई, ठीक है। अब जी मार्केट दोबारा, ये लाइव मार्केट वैसे बाय द वे चल रही है। अब जी मार्केट ये नीचे आ जाती है, ठीक है। ये अपना जो है यहाँ पे जो एक छोटा लो लगा हुआ है ये लगा हुआ है, जिसे चेंज ऑफ करैक्टर भी कहते हैं। इसको भी हम मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको ब्रेक कर देती है। अब अगर मार्केट फॉर एग्जांपल इस तरह काम करती है जैसे कि ये नीचे आ रही है, ठीक है, यहीं से उठती है और इस तरह ऊपर इसको ये वाला स्ट्रक्चर जो है हमारा इसको ब्रेक कर देती है, ये वाला जो स्ट्रक्चर इसको ब्रेक कर देती है। तो अब इस सारी वेव में जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा कन्फर्म लो होगा, ठीक है। अब ये वाला हमारा जो ये वाला लो है ये हमारा चेंज हो गया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारा इस सारी वेव में जो ये वाला पॉइंट है इस टाइम सबसे लो पॉइंट है वो ये वाला है, तो ये हमारा हायर लो, कन्फर्म हायर लो होगा। इन केस अगर मार्केट यहीं से उठती है इस तरह इसको ब्रेक कर देती है, ठीक है, तो हमारा ये लो नहीं होगा बल्कि ये वाला कन्फर्म हायर लो होगा, ठीक है। तो हम इसको वेव को इस तरह मार्क करेंगे, इस तरह और ये इस तरह, ठीक है। ये हाई था, ये लो था, उसके बाद ये मार्केट ने इम्पल्स वेव लगाई। अब ऑब्वियसली ये सीधा सीधा तो नहीं लगाती, ये इस तरह जाती है, ठीक है। तो इस सारी वेव में हमारा जो सबसे डीपेस्ट लो होता है वो आपका कन्फर्म लो होता है। अंडरस्टूड, ये चीज़ समझ आ गई है आप लोगों को। और इसी स्ट्रक्चर को हमने अपना बेरी स्ट्रक्चर में भी देखना है, सही है। तो कन्फर्म हाइज लॉस को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये होता है कि आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से पहले मार्केट जब कोई भी उसका स्ट्रक्चर जो भी हाई लगा हुआ है, अब ऐसा भी नहीं है कि आप पूरे चार्ट को पीछे से देखने बैठ जाए, नहीं। आपने अच्छा, लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि चार्ट को पीछे से देखना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। ये आपके सामने सिंपल चार्ट है, ठीक है, आप यहीं से देखना शुरू कर दें, ज़रूरी नहीं है आपने पीछे जाना। आपने रिसेंट 2-3 घंटे का अगर आप 5 मिनट में काम कर रहे हैं तो आप पिछले 4-5-6 घंटे का चार्ट देख लें, वो आपके लिए इनफ होता है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। आप इसका स्ट्रक्चर देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पीछे जाएं ये भी सारा स्ट्रक्चर चेक करें, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाकी एक और चीज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को आती है, मुझे टाइम फ्रेम से याद आ गया कि लोग समझते हैं कि 5 मिनट में अलग काम हो रहा होता है, 15 मिनट में अलग काम हो रहा होता है, 1H में अलग काम हो रहा होता है। मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि सर हम जो है स्ट्रक्चर है अपनी ट्रेड है वो 1H में एग्जीक्यूट करें या 5 मिनट में एग्जीक्यूट करें, जबकि 1H है या 5 मिनट है इसकी दोनों की प्राइस एक ही होगी, ठीक है।
अब ये 1H के मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे प्राइस 47.85 चल रही है, ठीक है। मैं 5 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ, प्राइस सेम है। मैं 3 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ, प्राइस सेम है। मैं 1 मिनट का चार्ट ओपन कर लूँ, प्राइस सेम है। प्राइस जो होती है हर टाइम फ्रेम में सेम होती है, डिफरेंट नहीं ही होती, ठीक है। अब टाइम फ्रेम क्या होते हैं, किस तरह काम करते हैं, चलो वो भी मैं इसी लेक्चर में कवर कर देता हूँ, सही है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम का क्या मतलब है। ये एक 15 मिनट की कैंडल है, ये हमें ये बता रही है कि पिछले 15 मिनट में प्राइस कहाँ से कहाँ तक मूव हुई है। अब ये कैंडल क्लोज़ हो गई है, यहाँ पे सामने टाइम आ रहा है कि ये नई कैंडल को क्लोज़ होने में 15 मिनट बाकी हैं, क्योंकि अभी 12:45 हो रहे हैं, ठीक है। अब जी ये 15 मिनट की एक कैंडल है जिसने हमें ये बताया है कि पिछले 15 मिनट में प्राइस ने क्या किया है, सही है। अब ये 15 मिनट की कैंडल है, इसी को अब हम 30 मिनट कर देंगे। अगर हम इसको 30 मिनट करते हैं तो ये जो 15 मिनट की दो कैंडल्स हैं, एक ये और एक ये साथ वाली, ये दोनों मर्ज होकर हमारे पास आ जाएंगी। इन दोनों का इकट्ठा डाटा हमारे पास आ जाएगा 30 मिनट में, ठीक है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब 30 मिनट में हमारे पास एक कैंडल आ गई है जो हमें पिछले 30 मिनट का डाटा बता रही है, सही है। तो जो है टाइम फ्रेम वो है इस तरह काम करता है। इसी तरह अगर आप 1H में चले जाएँ तो ये जो पिछली एक कैंडल है 1H की, ठीक है, ये हमें बता रही है कि पिछले 1 घंटे में प्राइस ने क्या किया। अब इस 1H की कैंडल में 30 मिनट की दो कैंडल्स होंगी, समझ रहे हैं। 30 मिनट की एक कैंडल होगी और 30 मिनट की दूसरी कैंडल होगी, तो दो कैंडल्स मिल के 1H की कैंडल बनाती हैं। तो ये 1H का डाटा हमें कंबाइन मिलता है। इसी तरह ये जो 4H की कैंडल है, इसमें 1H की 4 कैंडल्स होती हैं। यानी कि अगर आप इसको, मतलब एक आपके पास एक बड़ी चीज़ है, ठीक है, एक बिगर पिक्चर है, आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाएं, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद बेहतर डाटा मिलता जाए। आप 4H आप डे से शुरू होते हैं, ठीक है। एनालिसिस जो होता है, टॉप डाउन एनालिसिस होता है, वो डे से शुरू होता है। आपने जी डे से शुरू किया, ये जी कल के डे का कैंडल है, ठीक है। अब ये हमें बता रहा है कि कल प्राइस जो है वो कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे ख़त्म हुई, ये डे की कैंडल है। अब इस डे की कैंडल के अंदर घंटों की कैंडल भी होंगी, 4H की कैंडल्स होंगी, ठीक है, ये 4H की कैंडल्स हैं। फिर इन 4H की कैंडल्स को मज़ीद रिफ़ाइन अगर करें तो हम 1H में चले जाएंगे। इसी तरह हम टाइम फ्रेम लो करते जाते हैं तो हमें मज़ीद डाटा मिलता जाता है कि 1 घंटे की कैंडल में 1 मिनट में क्या हुआ, ठीक है। 1 घंटे की कैंडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिछले 1 घंटे की कैंडल है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ठीक है। अब मैं चला जाता हूँ 5 मिनट में, ठीक है। अब ये 5 मिनट में ये 11 बज के नीचे शो हो रहा है आपको, 11 से लेकर ये 12 तक की कैंडल है, यहाँ तक। अब ये हमें बता रही है कि इस 1 घंटे की कैंडल में जो है ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये 1 घंटे की कैंडल में 5 मिनट की जो कैंडल्स बनी है उनकी प्राइस ने क्या किया है। ये 5 मिनट की कैंडल बनी है, इसने क्या किया, इसमें प्राइस नीचे आई है। दूसरी बनी है, उसमें प्राइस नीचे आई है, फिर थोड़ा सा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है। तो ये जो हमें 1 घंटे की कैंडल में मज़ीद डाटा मिल गया है, ठीक है, अपनी एंट्री को, अपनी ट्रेडिंग को रिफ़ाइन करने के लिए, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम इसको कहते हैं। अब इसी 5 मिनट की कैंडल में भी नीचे और भी डाटा होता है, 3 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, सही है। तो टाइम फ्रेम इस तरह होते हैं, इनकी सारी प्राइस सेम होती है। आप जो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं वो प्राइस पे एग्जीक्यूट होती है, वो टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। आप 5 मिनट खोल के ट्रेड लगा दें MT5 में, या 15 मिनट खोल के ट्रेड लगा दें, आपकी ट्रेड लगनी है प्राइस पे, जो प्राइस चल रही होगी। आपका जो एनालिसिस होता है ना, वो होता है कैंडल्स पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा कैंडल्स का भी समझा देता हूँ कि इसके जो विक्स होती हैं ये क्या होती हैं, कैंडल की बॉडी क्या होती है और कैंडल किस तरह काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी मैं यहाँ पे ना एक कैंडल बना देता हूँ, एक ग्रीन कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ये जी एक ग्रीन कैंडल है, ये इसकी विक है, ठीक है, ये इसकी विक है। और एक मैं यहाँ पे रेड कैंडल बना देता हूँ, ये एक रेड कैंडल है, इसके ऊपर विक है, ठीक है, और इसके नीचे विक है। अब ये 2 कैंडल बन गई हैं हमारी। एक रेड कैंडल है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सेलिंग कैंडल है, इसमें सेलर ज़्यादा है, ठीक है। और हमारी जो एक ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर गई है, इसमें बाइंग हुई है, सही है। अब ये जो विक्स हैं इनका क्या मतलब होता है, ये काफ़ी बेसिक चीज़ है, लेकिन फिर भी लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं कि भाई ये जो ऊपर डंडी है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो प्राइस है वो कहाँ से कहाँ तक गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिछले 1 घंटे की कैंडल है, ये पिछले 1 घंटे की कैंडल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 11 बजे की कैंडल है, ठीक है, ये जी 11 बजे की कैंडल है, ठीक है। अब हमें ये 1 घंटे की कैंडल है तो ये 12 बजे क्लोज़ होगी, ठीक है,
11 से 12 1 घंटा होता है। तो हमें ये पिछले 1 घंटे में ये बता रही है कि प्राइस ऊपर गई है या नीचे गई है। अब ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि 11 बजे से लेकर 12 बजे तक मार्केट की जो प्राइस है वो ऊपर गई है, ठीक है, वो जो प्राइस है वो अप्रिशिएट हुई है, ऊपर गई है। अब इसमें जो है कैंडल के हाइज़ होते हैं, ये इसका हाई पॉइंट है, तो इसका मतलब यह क्या है कि मार्केट की जो प्राइस है वो पिछले 1 घंटे में सबसे ज़्यादा यहाँ तक गई है, ठीक है। और ये उसका कैंडल का लो होता है, सबसे ज़्यादा लो जो विक होती है ये लो होता है। तो ये हमें ये बताता है कि मार्केट की प्राइस पिछले 1 घंटे में सबसे कम दर्जे तक यहाँ तक गई है, सबसे ज़्यादा तक यहाँ तक गई है, शुरू यहाँ से हुई है, क्लोज़ यहाँ पे हुई है। मार्केट का मैं कैंडल का जो एक ओपनिंग प्राइस होती है, कैंडल की चार प्राइस होती है। एक जो कैंडल होती है वो हमें 4 प्राइस बताती है। एक उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, एक उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, ठीक है, कि 1 घंटे में जहाँ पे वो कैंडल क्लोज़ होती है वो उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, ठीक है। एक उस कैंडल का हाईएस्ट प्राइस होती है, ठीक है, और एक उसकी लोएस्ट प्राइस होती है। अब इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है प्राइस है वो इस जगह से ओपन हुई है। आप ये चीज़ याद रखेंगे, जो एक बुलिश कैंडल होगी ना, एक ग्रीन कैंडल होगी, उसकी जो ओपनिंग प्राइस होगी वो नीचे से होगी, साफ दे रहे हैं ना। अब यहाँ से एक प्राइस ओपन हुई है, जब एक कैंडल बनती है तो वो इस तरह होती है, खाली कैंडल इस तरह होती है, ठीक है। फिर जब प्राइस ऊपर जाती है तो वो कैंडल ऊपर ग्रीन भरना शुरू हो जाती है, ठीक है, इस तरह ग्रीन भरना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसी दौरान अगर प्राइस नीचे आती है लेकिन यहाँ पे रुकती नहीं है, प्राइस नीचे ये रुकती नहीं है, फिर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे जहाँ तक वो प्राइस नीचे आती है वहाँ पे डंडी बन जाती है, इसको वीक कहते हैं, ठीक है। और प्राइस ऊपर जाती है लेकिन ऊपर भी नहीं रुकती, नीचे आगे क्लोज़ हो जाती है, तो ये ऊपर भी डंडी बन जाती है, सही है। और ये जो प्राइस यहाँ पे क्लोज़ होती है ये इसकी बॉडी होती है, ये कैंडल की बॉडी होती है। अब ये इस सिनेरियो में हमें ये बता रहा है कि मार्केट की प्राइस फॉर एग्जांपल यहाँ पे थी 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये से मार्केट की प्राइस ओपन हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये गई है 200 रुपये तक। 200 रुपये पे ये जो प्राइस है 1 घंटे में क्लोज़ हुई है, ठीक है। लेकिन प्राइस गई कहाँ तक थी? 250 तक। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है वो 250 है। कि किसी भी स्टॉक की गोल्ड की प्राइस 250 1 घंटे में 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में 100 रुपये से शुरू हुई है, 250 तक गई है, लेकिन वहाँ पे वो रुक नहीं पाई, सस्टेन नहीं कर पाई, ऊपर से रिजेक्शन आई है, सेलिंग आई है, जो प्राइस है वो 200 पे आके क्लोज़ हुई है, सही है, 200 पे आके क्लोज़ हुई है। जब 12 बजे थे तो तब मार्केट की प्राइस थी वो 200 थी, तो ये मार्केट यहाँ पे ये कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो गई है। अब जी 100 रुपये पे प्राइस ओपन हुई है, ठीक है, लेकिन ओपन होते ही वो पहले थोड़ा सा नीचे आई है, यानी कि 80 रुपये तक आई है। ये इतना बोल्ड क्यों हो गया? अच्छा जी, ओह ये तो सारा रेज हो गया। 80 रुपये तक आई है, ठीक है। तो ये जो हमें विक बता रही है, ये बता रही है कि मार्केट की जो प्राइस है वो 80 रुपये तक आई है, लेकिन यहाँ पे इसने सस्टेन नहीं किया, ठीक है। नीचे से बायर्स ने पुश किया है, लोगों ने बाय किया है, तो प्राइस वापस ऊपर चली गई है। 100 से प्राइस ओपन हुई थी, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। ये इसकी लोएस्ट प्राइस है कि 1 घंटे में सबसे ज़्यादा जो लोएस्ट प्राइस है वो 80 रुपये थी, ठीक है। उसके बाद ऊपर गई है, मार्केट की प्राइस ऊपर गई है, कहाँ तक ऊपर गई है? 250 रुपये तक ऊपर गई है, लेकिन यहाँ पे भी इसने इसको सस्टेन नहीं किया, तो वापस नीचे आ गई, ये 200 रुपये पे क्लोज हो गई है। तो ये 1 घंटे की कैंडल का हमें ये इन्फॉर्मेशन 1 घंटे की कैंडल देती है। आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटे की कैंडल में क्या हुआ है, साफ ज़ाहिर है। आप उसी तरह अपना बायस उसको जिसे कहते हैं फिक्स करेंगे। 1H को देख लें, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कैंडल ने क्या किया। फिर आप 4H की कैंडल देखेंगे, 1H की देखेंगे, डे की देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कल दिन की कैंडल में प्राइस ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया। इसी तरह जी ये सेल की कैंडल है, ये बात याद रखेंगे, जो सेल की कैंडल होती है इसकी जो ओपनिंग प्राइस होती है वो हमेशा ऊपर से स्टार्ट होती है। साफ ज़ाहिर है, अगर बाय की कैंडल बनी है तो इसका मतलब मार्केट की प्राइस है वो नीचे से उठ के ऊपर गई है, ठीक है। तो ये हमेशा जो इसकी ओपनिंग प्राइस होती है, कैंडल जो ओपन होती है वो बाय की, वो नीचे से होती है, और जो सेल की कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से ओपन होती है और प्राइस नीचे आती है, ठीक है। अब जी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्केट की जो प्राइस है वो 100 रुपये पे ओपन हुई है, ठीक है। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये जो बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, 100 से ओपन हुई है। ये 100 से बढ़ के गई है 120 रुपये तक। तो ये जो विक है ये हमें ये बता रही है कि मार्केट की जो प्राइस है वो 120 रुपये तक गई है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो प्राइस नीचे आ गई है। प्राइस नीचे कहाँ तक आई है?
प्राइस भी नीचे आ गई है। सबसे लोएस्ट पॉइंट पे देख लेते हैं, प्राइस आ गई है 20 रुपये पे, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। 20 रुपये प्राइस आई है, लेकिन यहाँ पे भी प्राइस नहीं रुकी, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज़ हुई है, यानी कि हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ये 40 रुपये पे क्लोज़ हुई है, ठीक है। तो ये हमें जो 1H की कैंडल है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 1 घंटे की कैंडल है, ये हमें ये बता रही है कि मार्केट की जो प्राइस है वो किसी भी एसेट की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है, किसी भी चीज़ की, बिटकॉइन की हो सकती है, वो 100 रुपये से शुरू हुई है, वो 120 रुपये तक ऊपर गई थी, लेकिन वहाँ पे नहीं रुकी, मार्केट नीचे आ गई, और सबसे कम जो 1 घंटे में उसकी लोएस्ट प्राइस थी वो 20 रुपये थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुकी, तो ये जो कैंडल है वो 40 रुपये पे जाके क्लोज़ हुई है। तो पिछले 1 घंटे में जो प्राइस है वो 100 से लेकर 40 तक आ चुकी है, ठीक है। पिछले 1 घंटे में 120 तक गई थी, वहाँ पे भी नहीं रुकी, नीचे आ गई, 40 पे आके क्लोज़ हुई है, और सबसे लोएस्ट प्राइस थी 20, ठीक है। अगर यहाँ पे विक ना होती, इस तरह का सिनेरियो बना हुआ होता, इस तरह का, ये अगर विक ना होती, ये बॉडी है, ये हम इसको विक को काट देते हैं, ये इस तरह होती, पीछे विक नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 100 रुपये से प्राइस शुरू हुई है, 20 रुपये पे आके प्राइस क्लोज़ हो गई है, ठीक है। तो ये जो है ये कैंडल आपको ये बताती हैं। अब ये क्यों यूज़फुल होती हैं कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम रियल मार्केट में देख लेते हैं, गोल्ड की एग्जांपल देख लेते हैं, पिछले दिन की डे की कैंडल देख लेते हैं, ये हमें ये बता रही है कि गोल्ड की प्राइस यहाँ से शुरू हुई है, ठीक है, यहाँ से ओपनिंग प्राइस थी, उसके बाद प्राइस गई है यहाँ तक, ये क्या प्राइस है, तकरीबन यहाँ पर ट्रिगर लाइन लगा देते हैं, प्राइस कल दिन में हाईएस्ट 48-38 तक गई है, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई, तो वापस नीचे आई है, ठीक है। और सबसे लोएस्ट जो प्राइस थी कल गोल्ड की वो थी ये 47-72 सबसे लोएस्ट प्राइस थी, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट प्राइस थी 48-39, यहाँ तक मार्केट गई है, लेकिन नीचे आई है। और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ पे है 47.90 पे कल मार्केट की क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ओपनिंग इसकी हुई है 47.98 पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट ओपन हुई है, तो कल के दिन में हमें गोल्ड ये बता रहा है कि मैंने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऊपर टिक नहीं पाया, तो मैं वापस नीचे आके क्लोज हो गया हूँ, ठीक है। और अगले दिन क्योंकि अब ये कैंडल में ये बता रही है कि सेलिंग का प्रेशर है, मार्केट प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन वो ऊपर नहीं जा पाई, वो नीचे आ गई है। तो आज के दिन में भी आप देखें कि प्राइस नीचे ही आ रही है, ठीक है, सेल हो रही है। तो इसी तरह जब आप एनालिसिस करते हैं, वो आप डे से लेकर 1H तक करते हैं, तो आपको 1 घंटे की कैंडल का पता होना चाहिए कि वो कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ पे क्लोज़ हुई है, और जो इसका विक्स है उसका क्या मतलब होता है, उसकी बॉडी का क्या मतलब होता है। तो ये जो है बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ये भी स्ट्रक्चर में ही आती है, जो कैंडल है ये स्ट्रक्चर में ही आती है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करती हैं। इसमें हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी है कि जो आपके हाईज़ और लोज़ होते हैं वो कौन से होते हैं, क्योंकि लोग इसको गलत मार्क करते हैं, गलत हाई और लो को मार्क करते हैं, ठीक है। वो हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा है कि आपने कब हाई को और लो को मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइम फ्रेम के बारे में पढ़ा है, मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, क्योंकि लोगों को लगता है कि टाइम फ्रेम के लिहाज से ट्रेड लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। टाइम फ्रेम में सिर्फ एनालिसिस होता है, जो आपकी ट्रेड लगती है वो आपकी प्राइस के लिहाज से लगती है। फिर हमने कैंडल को भी साथ पढ़ लिया कि एक कैंडल जो होती है उसका क्या मतलब होता है, उसके हाईज़ और लोज क्या होते हैं, कैंडल की ओपनिंग प्राइस क्या होती है, क्लोजिंग प्राइस क्या होती है, और एक कैंडल हमें क्या बताती है कि वो क्या बता रही है कि प्राइस वहाँ पे कहाँ तक गई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि ये हमारी मार्केट स्ट्रक्चर की क्लास है जो कि बिल्कुल फ्री है। इसको हम बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे। आज हमने हाई लो पढ़ा है, कल हम दोबारा इसका जो है मज़ीद आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये कितनी वीडियोस बनती है। ये मैं एक सीरीज़ पूरी बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।